हम लोग सीबीसी और उसके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए ये इसका दूसरा पार्ट है, इसमें हम लोग सारा का सारा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा उसमें होता है। तो आरबीसी की अगर बात की जाए तो आरबीसी में क्या क्या हो सकता है, उसका हम लोग परसेंटेज ऑफ ब्लड ले सकते हैं जिसको कि हिमेटोक्रेट बोला जाता है, या फिर पीसीवी भी उसको बोलते हैं। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। या फिर क्या हो सकता है कि हीमोग्लोबिन का हम लोग कंसंट्रेशन देख सकते हैं, यानी कि ग्राम पर डेसीलीटर इसको मेजर किया जाता है। फिर आपका मीन वॉल्यूम ऑफ वन आरबीसी, मतलब कि एक आरबीसी का कितना वॉल्यूम है एक तरह से, उसको हम लोग मेजर करेंगे, जिसको कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम भी या मीन सेल वॉल्यूम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए अलग अलग ये क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका एमसीवी किस में मेजर किया जाता है, फेम्टोलीटर में मेजर किया जा रहा है। तो ये फेम्टोलीटर कहाँ से आया, ये फेम्टोलीटर यहाँ से आया है। यहाँ पे आप पूरा का पूरा टेबल देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले पीसीबी के बारे में बात करते हैं। पीसीबी को हम लोग हीमेटोक्रेट भी बोलते हैं, या फिर पीसीबी, या फिर क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल, या वीपीआरसी भी बोल सकते हैं, या फिर इरेथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन, या ईवीएफ भी बोल सकते हैं। इसमें होता एक्चुअली क्या है कि हम लोग कैसे करते हैं, आप लोग एक हीमेटोक्रेट ट्यूब में आपको ब्लड फिलअप कर लेना है, और उसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है कि इरेथ्रोसाइट्स जो है बॉटम में सेटल हो जाता है, और आपका जो बफी कोट है उसके ऊपर, जस्ट ऊपर जो है इरेथ्रोसाइट्स के ऊपर बफी कोट बनता है, और उसके ऊपर जो है आपका प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा अप्रोक्सीमेटली जो है 55% प्लाज्मा होता है, और 45% जो है आपका सेलुलर कंपोनेंट होता है। सेलुलर कंपोनेंट में मेनली आपका जो है आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स होता है। ये क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि ये भारी होता है डब्ल्यूबीसी के कंपेरिजन में। और आपका ये क्यों भारी होता है, क्योंकि इसमें आपका मेटल आयंस वगैरह प्रेजेंट होता है, उसके कारण से ये नीचे चला जाता है। और उसके ऊपर क्या बफी कोट होता है, बफी कोट में आपका डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स वगैरह प्रेजेंट होता है। फिर बात किया जाए कि यहाँ पे देखिए ये 45% जो है आपका सेलुलर कंपोनेंट है, और ये 55% जो है प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो ये आप जो है एनसीईआरटी 11th के एनसीईआरटी में ये चीज़ पढ़े होंगे, आपको याद होगा शायद। फिर देखिए एक्चुअली होता क्या है 100 ml ऑफ ब्लड में, आपको लग रहा है क्या, इससे क्या पता चला कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितना है, 45 ml जो है आपका सेलुलर कंपोनेंट यानी कि सेल पाया जा रहा है। तो 100 ml ऑफ सेल में जो है आपका 34 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। ये 1/3 ऑफ हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं। तो ये कैसे आया ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है ये 1 ml, अगर इसको हम लोग याद कर लें अभी, तो इससे हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, 1 ml ऑफ सेल में क्या हो गया, 34/100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया। फिर 45 ml सेल में क्या हो गया, ये आप इसको 45 ml ऑफ सेल में आप कितना हो जाए, इसको 1/3 कर दीजिए तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, और 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हो गया, 100 ml ऑफ ब्लड यानी कि 45 ml ऑफ सेल में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया। और ये किसके केस में होता है, मेल के केस में, और 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है फीमेल के केस में होता है। पीसीवी की बात की जाए तो ये इंक्रीज कब कर सकता है, पॉलीसाइथीमिया यानी कि बहुत ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, तो उसके केस में आपका पीसीवी इंक्रीज कर सकता है। डिहाइड्रेशन के केस में आपका पीसीवी इंक्रीज कर सकता है, या फिर आपका बर्न के केस में भी पीसीवी इंक्रीज कर सकता है। डेंगू या स्ट्रोक सिंड्रोम के केस में भी आपका ये पीसीवी इंक्रीज कर सकता है। डेंगू के केस में क्या होता है कि आपका प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, तो ये पीसीवी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है, और प्लाज्मा भी हल्का फुल्का डिक्रीज करता ही है। फिर पीसीबी डिक्रीज और किस में करता है, एनीमिया के केस में, या फिर लिवर सिरोसिस के केस में, प्रेगनेंसी के केस में, और हीमोरेज यानी कि ब्लड लॉस अगर हो रहा है एक टॉपिक प्रेगनेंसी में, तो उसके कारण से भी पीसीबी इंक्रीज कर सकता है। फिर हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन का हम लोग बात कर लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू जो है आपका बर्थ के टाइम में 14 से लेकर के 22 तक हो सकता है ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। और ये एमसीवी की बात की जाए तो ये 100 से एक्सीड कर सकता है, यानी कि आपका इसी चलते अडल्ट ये चिल्ड्रंस या फिर बर्थ के टाइम में हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए तो ये 100% से एक्सीड कर जाता है। हम लोग 15 या 14.5 को हम लोग 100% हीमोग्लोबिन मानते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड अमाउंट मानते हैं। अगर हम लोग 0.5 से लेकर के यानी कि आधा से लेकर के 1 साल के बच्चे बच्चे की बात करें तो 11 से लेकर के 13 तक हो सकता है। अगर फिर हम लोग
फीमेल्स की बात करें तो आप लोग का ये 12 से 16 तक हो सकता है और मेल्स के केस में 14 से 18 तक हो सकता है। लेकिन कब ये एनीमिक कंडीशन को पैदा करेगा, यानी कब ये एनीमिया का रूप धारण कर सकता है, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो अगर जो है आपका 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन है वोमेन्स में और 14 से 18 ग्राम है पर डेसीलीटर मेंस में, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर ये 10 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हो जा रहा है तो ये माइल्ड एनीमिक कंडीशन है, और फिर 8 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर हो जा रहा है तो ये मॉडरेट एनीमिक कंडीशन है, और फिर ये 6.5 से लेकर के 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड जो है आपका हो जा रहा है तो आपका सीरियस या सीवियर एनीमिया का कंडीशन है। अगर 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो जा रहा है तो ये आपका सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इसको बोल सकते हैं। फिर देखिए रिस्क क्या क्या हो सकता है, तो अगर लो हीमोग्लोबिन है तो उसका क्या क्या काउज हो सकता है, तो ये किडनी डिजीज हो सकता है, लिवर डिजीज हो सकता है, या फिर सीवियर एनीमिया हो सकता है, सेवरल टाइप ऑफ एनीमिया हो सकता है। ठीक है, और फिर अगर हाई ये आरबीसी हाई हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये क्यों हो सकता है, क्रोनिक लंग डिजीज के कारण से हो सकता है, डिहाइड्रेशन के कारण से हो सकता है, हार्ट फेलुअर के कारण से हो सकता है, बर्न के केस में भी हो सकता है। फिर देखिए हम लोग देखते हैं एनीमिया को हम लोग हीमेटोक्रेट या फिर हीमोग्लोबिन से कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो एनीमिया जो है मेन में आपका अगर बात किया जाए तो ये कब हो सकता है कि 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड उससे अगर कम हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनीमिक बोल सकते हैं। ठीक है, 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड अगर उससे कम हो रहा है तो उसको एनीमिया बोल सकते हैं। अगर वोमेन की बात की जाए तो उसमें क्या हो सकता है कि आपका 12 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ये 12 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से कम हो तो हीमोग्लोबिन, तब जो है ये एनीमिक कंडीशन उसमें हो सकता है। फिर देखिए इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ है, जैसे कि एनीमिया में आपका क्यों हो सकता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम हो सकता है या फिर हीमोटोक्रेट कम हो सकता है, यानी कि पीसीबी कम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एमसीवी, आरडीडब्ल्यू और रेटिकुलोसाइट्स के हिसाब से हम लोग मेजर करेंगे। जैसे मान लेते हैं एमसीवी कम है, ठीक है, एमसीवी कम है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है आपका कम है, तो क्या हो सकता है, ये रेटिकुलोसाइट्स इसका कम हो सकता है, या रेटिकुलोसाइट्स नॉर्मल हो सकता है, या आरडीडब्ल्यू कम हो सकता है, सॉरी आरडीडब्ल्यू नॉर्मल हो सकता है। तो ये किस केस में हो जाएगा, एमसीवी कम है तो ये जो है आपका क्या कंडीशन ला सकता है, एमसीवी कम है और यहाँ पे रेटिकुलोसाइट्स भी कम है और आपका आरडीडब्ल्यू नॉर्मल है, तो ये जो है आपका आरडीडब्ल्यू यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ एक तरह से बोलते हैं, तो ये आपका बोला जाता है। तो ये कौन सा कंडीशन, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का कंडीशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, थैलासीमिया के कारण से हो सकता है। थैलासीमिया का आपका दो हो सकता है, थैलासीमिया मेजर या थैलासीमिया माइनर। तो यहाँ पे थैलासीमिया माइनर होगा, थैलासीमिया ट्रेट बोल रहा है जिसको। फिर लीड पॉइजनिंग के कारण से भी आपका एमसीवी लो हो सकता है। फिर आपका क्रोनिक डिजीज कोई हो तो उसके कारण से भी आपका एमसीवी कम हो सकता है। फिर इस ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के कारण से भी आपका एमसीवी कम हो सकता है। फिर आपका मान लेते हैं कि रेटिकुलोसाइट्स यानी कि इमैच्योर आरबीसी और आरडीडब्ल्यू ये दोनों ज़्यादा है, एमसीवी कम है और इसमें जो है रेटिकुलोसाइट्स और आरडीडब्ल्यू ज़्यादा है। तो ये क्या कौन सा कंडीशन हो सकता है, थैलासीमिया मेजर हो सकता है, थैलासीमिया सिंड्रोम्स को हम लोग थैलासीमिया मेजर बोलते हैं। फिर हीमोग्लोबिन सी का डिजॉर्डर हो सकता है, हीमोग्लोबिन ई का डिजॉर्डर हो सकता है। और हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिव्यू करेंगे इस मियर को, और फर्दर जो है हम लोग चेक करेंगे, जिसमें आयरन स्टडीज करेंगे, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे जिससे कि थैलासीमिया का पता चलेगा, और फिर लीड लेवल को हम लोग डिटरमाइन करेंगे ताकि लीड पॉइजनिंग का पता चल सके। फिर एमसीवी नॉर्मल है तब कौन सा डिजीज हो सकता है, एमसीवी नॉर्मल है और क्या है आपका ये एनीमिक कंडीशन है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम आ रहा है और एमसीवी नॉर्मल है। ठीक है, तो एमसीवी नॉर्मल है तब क्या हो सकता है, तब हो सकता है आपका क्या कि ये क्रोनिक डिजीज काउज करा सकता है अगर रेटिकुलोसाइट्स कम है और आरडीडब्ल्यू जो है नॉर्मल है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, क्रोनिक डिजीज काउज करा सकता है। ठीक है, या क्या हो सकता है, ट्रांजिएंट ये इरेथ्रोब्लास्टोपेनिया ऑफ चाइल्डहुड,
ये करा सकता है। फिर क्या करा सकता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन काउज करा सकता है, फिर एक्यूट हीमोरेज काउज करा सकता है, या मैलिग्नेंसी काउज करा सकता है। फिर मान लेते हैं कि रेटिकुलोसाइट्स आपका क्या है, रेटिकुलोसाइट्स नॉर्मल है और RDW आपका रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ जो है आपका ज़्यादा है, तो ये क्या काउज हो सकता है, क्या कारण हो सकता है इसका। और MCV भी नॉर्मल है, और क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन काउंट कम आ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि इम्यून हीमोलाइसिस या आरबीसी, ये इम्यून हीमोलाइसिस या आरबीसी मेम्ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, आरबीसी इंजाइम डिफेक्ट हो सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज या पीके डिफिशियंसी हो सकता है, पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी हो सकता है, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिसिस हो सकता है, या HUS जिसको बोलते हैं, TTP या DIC हो सकता है, या फिर सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। फिर इस स्मीयर को फर्दर रिव्यू करेंगे और फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट और क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं इसमें, अगर कुछ भी इसमें से आया तो अदर डिजीज जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है, रीनल डिजीज हो सकता है, या फिर लीवर के मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है। कुम्स टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टिबिलिटी मैच के लिए। फिर आप लोग जो है ऑस्मेटिक फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे किया जा सकता है। फिर जो है इंजाइम ऐसे जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट काइनेज का भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी कराया जा सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को डिटरमाइन करने के लिए। अब मान लेते हैं कि MCV का वॉल्यूम क्या है। MCV का वॉल्यूम जो है आपका ज़्यादा आ रहा है, MCV का अमाउंट जो है ज़्यादा आ रहा है। इसमें दो कंडीशन हो सकता है, और MCV का अमाउंट ज़्यादा है और आपका एनीमिक कंडीशन आ रहा है। कैसे आ रहा है, 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ डेसीलीटर से जो है आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है। ठीक है, तो MCV में आपका क्या हो सकता है, MCV ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो रेटिकुलोसाइट्स कम हो, और या तो रेटिकुलोसाइट्स जो है नॉर्मल हो। रेटिकुलोसाइट्स कम हो और RDW नॉर्मल है, ठीक है, तो ये फॉलेट डिफिशियंसी हो सकता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकता है, बोन मैरो ये फेलुअर हो सकता है, और क्या हो सकता है, मोइलॉइड मेलोडोप्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है। फिर यह क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हो सकता है, कुछ ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, यानी कि एंटी कॉन्वोल्यूएंस जो है उसके कारण से भी आपका हो सकता है। फिर रेटिकुलोसाइट्स नॉर्मल है और RDW ज़्यादा है, तो और आपका हीमोग्लोबिन जो है आपका कम आ रहा है, यानी कि 13.5 से कम आ रहा है, और MCV जो है ज़्यादा है, तो आपका क्या हो सकता है, ये एक्विट हीमोलिसिस विथ रेटिकुलोसिस के कारण से आपका हो सकता है। फिर आपका फर्दर डायग्नोसिस किया जाए तो ये क्या हो सकता है, फॉलेट B12 का डिफिशियंसी काउज करा सकता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं फॉलेट B12 का लेवल देख सकते हैं, थायराइड फंक्शन का टेस्ट हम लोग देख सकते हैं, बोन मैरो ये का एग्जामिनेशन कर सकते हैं या बायोप्सी कर सकते हैं, और हीमोलिसिस को हम लोग इवेलुएट करेंगे। MCV का हम लोग देखें कैसे मेजर किया जा सकता है, तो ये हीमेटोक्रेट का परसेंटेज इंटू 10 डिवाइडेड बाई RBC काउंट पर मिलियन, ये पर MM³ जो है आपका होता है, और एवरेज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ईच रेड ब्लड सेल टेक्निकली द वॉल्यूम ऑफ RBC। तो एवरेज अमाउंट मतलब एवरेज कितना जो है रेड ब्लड सेल ये एक्वायर किया है वॉल्यूम, उसको ये MCV बोलते हैं। अब देखिए MCV, देखिए हम लोग मेनली तीन ही चीज़ निकालते हैं, आपका हीमोग्लोबिन निकाल लिए, RBC निकाल लिए, हीमेटोक्रेट निकाल लिए, यानी कि PCB निकाल लिए, और इसी से जितना भी आपका हो गया सब का सब इसी से फिर निकल जाता है। तो ऐसे हीमोग्लोबिन अगर निकाल लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, MCH हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपका अगर मान लेते हैं कि हीमेटोक्रेट निकाल लिए और RBC निकाला हुआ है, तो हम यहाँ से MCV निकाल सकते हैं, और हमारा जो है हीमोग्लोबिन निकाला हुआ और HCT निकाला हुआ है, तो MCHC निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए जैसे कि कोई भी एक चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे MCH की बात की जाए, तो MCH की अगर बात की जाए तो MCH कैसे निकाल सकते हैं, हीमोग्लोबिन हम लोग का निकला हुआ है और RBC निकला हुआ है, तो हीमोग्लोबिन इंटू 10 डिवाइडेड बाई RBC। तो MCH मतलब क्या हुआ, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो
वो आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ये द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन वन आरबीसी या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पर टोटल नंबर ऑफ इरेथ्रोसाइट्स या आरबीसी, तो इसको एमसीएच हम लोग बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन इंटू 10 डिवाइडेड बाई पर आरबीसी है ना, तो पर आरबीसी डिवाइडेड बाई आरबीसी काउंट पर लीटर। तो ये अगर हम लोग बात करें तो 27 से लेकर के 33 पिकोग्राम तक का इसका वैल्यू आता है। एमसीएचसी की अगर बात की जाए तो ये कैसे निकाल सकते हैं, मीन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन आरबीसी, यानी कि आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, यानी कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पर प्रोपोर्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो मीन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या एचजीबी डिवाइडेड बाई एचसीटी, तो हीमोग्लोबिन को जो है एचसीटी से हम लोग डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे ऊपर, तो आपका जो क्या आ जाएगा, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो है लीटर या डेसीलीटर में आपका इसका यूनिट आएगा। 33 से लेकर के 37 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ये आपका आता है। फिर यहाँ पे देखिए एमसीएचसी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एमसीएच इंटू, जैसे कि अगर हमको इसको निकालना है, ठीक है, इसको अगर निकालना है तो ये दोनों से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि एमसीएचसी निकालना है तो यानी कि एमसीएचसी इसको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, एमसीएच यूज करेंगे, एमसी भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। अगर हमको एमसीएच निकालना है तो एमसीएचसी यूज करेंगे और एमसी भी यूज करेंगे, और एमसी भी निकालना है तो एमसी भी निकालना है तो एमसीएच यूज करेंगे और एमसीएचसी यूज करेंगे, तो इस तरह से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग एक रूल पढ़े थे कि एक 3 का रूल ऑफ 3 होता है, जैसे कि आरबीसी को 3 से गुना करेंगे तो हीमोग्लोबिन आ जाएगा प्लस माइनस जो है आपका 0.5, और हीमोग्लोबिन को 3 से गुना करेंगे तो आपका हीमेटोक्रेट आ सकता है। ठीक है, तो फिर हम लोग देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग इरेथ्रोसाइटिक इंडिसेस, जैसे एमसीएचसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एमसीएचसी के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि एमसीएचसी का क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड आरबीसी, मतलब आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो उसी या पैक्ड आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसी का कंसंट्रेशन को हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली हीमोग्लोबिन की जो है एक एवरेज बात की जाए तो एमसीएचसी का वैल्यू कितना होता है, हीमोग्लोबिन बाई पीसीबी इंटू 100, तो हीमोग्लोबिन नॉर्मली कितना है आपका 15 डिवाइडेड बाई कितना है आपका 45, तो यहाँ पे कितना आ गया 33.33, और यही तो 33.33 यानी 34 ग्राम जो है आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पे आया था। तो आप लोग समझ गए कहाँ से आया था वो चीज़। और ये जो है एमसीएचसी का मतलब क्या होता है कि कितना रेड आपका ब्लड सेल्स है, यानी जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा तो आपका रेड होगा सेल। और मान लेते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन आपका कितना है 15 है, और ये आपका पीसीबी का वैल्यू आ रहा है 40 है। ठीक है, तो 37.5 आ रहा है एमसीएचसी का वैल्यू। और ये जो है आपका क्यों हो रहा है, ये आपका परसेंटेज जो है इसका क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या है, रेड जो है आपका ये कम, हाउ रेड यानी कि कम रेड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के कारण से हो सकता है। यहाँ पे आप लोग ये याद कर सकते हैं, मतलब कि आरबीसी का जो शेप होता है, तो शेप के कारण शेप का किसके कारण से डिपेंड करता है, तो एनिक्जीन और आपका स्पेरेक्टिन जो है, स्पेक्ट्रीन जो है, दो टाइप का प्रोटीन होता है, इसके कारण से ही आपका आरबीसी का शेप जो है आपका बाइकॉन्केव शेप जो है वो आपको होता है। तो यहाँ पे हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में क्या होता है कि स्पेरेक्टिन प्रोटीन जो है उसी का कमी हो जाता है, उसके कारण से आपको सही तरीके से पैक्ड सेल वॉल्यूम आपका नहीं आ रहा है, और उसके कारण से एमसीएचसी भी आपका जो है कम हो जा रहा है। ठीक है, एमसीएचसी का वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए कम था तो यहाँ पे आपका ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 37.5। फिर आपका हम लोग एरिथ्रोसाइट ये यहाँ पे देखिए कि हीमोग्लोबिन बाई पीसीबी अगर कर रहे हैं, थर्ड कंडीशन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का वैल्यू 9 है, यानी कि बहुत एनीमी कंडीशन है, और यहाँ पे पीसीबी जो है 33 लगभग नॉर्मल है, तो इसका जो है 27.27% आपका आ रहा है, तो ये माइक्रोसिटिक एनीमिया का कंडीशन हो जाएगा।
यानी कि इसका आरबीसी का शेप ही छोटा है, माइक्रोसिटिक यानी कि माइक्रो मतलब छोटा और सिटिक मतलब सेल, तो आरबीसी का सेल ही छोटा है, तो कितना हीमोग्लोबिन कंटेंट करेगा, कम ही हीमोग्लोबिन कंटेंट करेगा। फिर देखिए एमसीएचसी का वैल्यू जो है एबनॉर्मल क्यों हो सकता है, तो एबनॉर्मल आरबीसी के कारण से हो सकता है, एबनॉर्मल प्लाज्मा के कारण से हो सकता है। एबनॉर्मल आरबीसी में आपका इस स्पेरोसाइटोसिस यानी कि आपको बोले थे ना स्पेरेटीन और एनकाइरिन जो है, दो टाइप का आपका प्रोटीन्स होता है, उसी पे डिपेंड करता है आपका आरबीसी का शेप। तो स्पेरोसाइटोसिस में स्पेरेटीन आपका प्रोटीन डिस्फंक्शन हो जाता है, सिकल सेल के कारण से हो सकता है, हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन सी के कारण से हो सकता है, जेरोसाइटोसिस के कारण से हो सकता है, यानी कि जेरिक कंडीशन के कारण से, ड्रॉथ कंडीशन के कारण से हो सकता है, फिर आरबीसी एग्लूटिनेशन के कारण से भी आपका हो सकता है। एबनॉर्मल प्लाज्मा की बात की जाए तो हाइपरलिपिडेमिया यानी कि लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसके कारण से भी हो सकता है, हीमोलाइसिस के कारण से भी हो सकता है, एक्सेस ब्लड लॉस के कारण से।